जय हिंद बच्चों। तो स्वागत है बच्चों आपका केमिस्ट्री की इस रिवीजन क्लास में। जैसा कि हम जानते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे थे, तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ बच्चों, इसमें हमें कायरल सेंटर पूछा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको दे रखे हैं उसमें हमें कायरल सेंटर ढूंढना है। कायरल सेंटर किसके अंदर सही होगा उसको हमें बताना है बच्चों। कायरल सेंटर पहले होता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं बच्चों। कायरल सेंटर का मतलब होता है, जो कायरल सेंटर होता है हमारा, कायरल सेंटर का मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन जिसके पास में 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं बच्चों, जिसके पास में 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं, वो कार्बन जो होता है हमारा, दिस इज द कायरल कार्बन। इसी को हम बच्चों बोलते हैं कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन जो होता है इसी का दूसरा नाम होता है एसिमेट्रिक कार्बन भी इसको बोला जाता है। एसिमेट्रिक कार्बन भी बोला जाता है बच्चों। तो यहां पर इस बात से हमें चर्चा हो चुकी है कि एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन किसको बोला जाता है। तो बच्चों इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको दे रखे हैं नीचे, इन सभी के अंदर हमें कायरल कार्बन ढूंढना है। तो वन बाय वन हम लोग सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हम समझ पाएंगे। जैसे कि हमारा ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ये CH3, ये C, इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, इसी को देखना है। इसके ऊपर एक H लगा हुआ है, इसके नीचे एक Br लगा हुआ है, और बच्चों आगे CH3 लगा हुआ है। तो बताना है कि ये कार्बन जो स्टार लगा हुआ है ये कार्बन कायरल है या नहीं है। मैंने क्या बोला, कायरल कार्बन वो होता है जिस पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं। तो बच्चों 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, इसका मतलब इसमें H अलग है, Br अलग है, लेकिन जो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं बदकिस्मती से वो दोनों सेम दिख रहे हैं बच्चों आपको, तो इसका मतलब कायरल सेंटर नहीं होगा। अगले क्वेश्चन के अगले पार्ट की चर्चा करें बच्चों हम लोग, तो इसमें हमें बी पार्ट में CH3, ये C स्टार जिससे एक Cl लगा हुआ है, एक इसके पास में H लगा हुआ है, और इसके राइट साइड में बच्चों क्या लगा है, CH2, और फिर ये Br लगा हुआ है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं भली बाती, यहां पर आपको बिल्कुल दिख रहा है कि एक CH3 अलग है, H अलग है, Cl अलग है, और CH2 Br अलग है। चारों डिफरेंट ग्रुप दिखे आपको, और चारों डिफरेंट ग्रुप दिख रहे हैं बच्चों, तो इसका मतलब ये कायरल सेंटर होगा, ये कायरल सेंटर नहीं होगा। और भी हम लोग चेक कर सकते हैं इसी तरीके से, बस ध्यान रखना है कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, बस इतनी बात को। जैसे मैं C पार्ट देख लूं तो कार्बन पर H लगा हुआ है, लेफ्ट साइड में बच्चों क्या लगा हुआ है, CH2OH लगा हुआ है, और इसके राइट साइड में बिल्कुल सेम ग्रुप लगा है CH2OH, और बच्चों इसके नीचे लगा हुआ है OH। तो इसका मतलब ये ग्रुप तो डिफरेंट दिख रहे हैं, लेकिन ये दो ग्रुप लेफ्ट राइट साइड वाले सेम दिखे हैं। दिस इज ऑल्सो नॉट द ए कायरल सेंटर, या इसको कायरल सेंटर नहीं बोलेंगे। तो बच्चों हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी को हम कायरल सेंटर बोलते हैं, इसी को कायरल सेंटर समझते हैं बच्चों। जैसा कि हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, अगले क्वेश्चन में ये भी हमारा सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है बच्चों। इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो आप जान पाएंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं। फॉलोइंग मॉलिक्यूल बिलोंग टू क्लास एल्काइल हैलाइड कह रहा है। भाई जब आप एल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ते हैं बच्चों, तो वहां पर आप कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। एल्काइल हैलाइड जनरली विनाइल हैलाइड होता है, एलाइल हैलाइड होता है, बेंजाइल हैलाइड होता है। तो मैं इस बात से आपको थोड़ा सा रूबरू करा देता हूं। अगर किसी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से लगा हो कोई X ग्रुप, कोई भी हेलोजन ग्रुप नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड अगर है, डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट पर ही ग्रुप लगा है, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग विनाइल हैलाइड बोलते हैं। लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर कार्बन इसके बाद में X लगा हुआ है, तो बच्चों डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर आपका हेलोजन लगा, तो इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग एलाइल, इसको बोलते हैं एलाइल हैलाइड बोलते हैं। एक हमारा कार्बन 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 की चेन हो, डबल बॉन्ड लगा हो, फिर अगला कार्बन, फिर अगला कार्बन लगा हो, उससे X ग्रुप लगाओ, मतलब डबल बॉन्ड का कोई आसपास में कोई जिक्र ना हो, तो बच्चों ऐसा कार्बन जिसमें X ग्रुप लगा हो तो उसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं हम लोग। ध्यान रखिएगा, एल्काइल बोल मतलब किसी भी एल्काइल ग्रुप से लगा हो। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन से लगाओ हेलोजन तो एलाइल, और डबल बॉन्ड से लगा हेलोजन तो विनाइल। अगर मैं बेंजीन की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो बेंजीन के ऊपर अगर X डायरेक्टली लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एराइल हैलाइड। लेकिन इस बेंजीन के और इस X के बीच में एक दुश्मन आ जाए, दुश्मन का मतलब यहां पर CH2 और इसमें X लगा हो, तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल
इसको हम बोलते हैं बच्चों बेंजाइल हैलाइड बोलते हैं, राइट। तो इस टाइप के हमें सारे टाइप के हैलाइड का कैटेगराइज कर लिया हमने। ये सारे हैलाइड इस टाइप से हमें देखने हैं। आपको बस मॉलिक्यूल को पहचानना है और उसका नाम दे देना है बच्चों। तो इसी बात से हम लोग समझ लेना है कि यहां पर देखिएगा बच्चों, डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पर Cl लगा है, दिस इज विनाइल, इसको बोलते हैं बच्चों विनाइल। हमें एल्काइल हैलाइड ढूंढना है। यहां पर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पर क्लोरीन, इसका मतलब ये एल्काइल हो गया बच्चों। लेकिन डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर तीसरे कार्बन पर हाइड्रोजन लगा है, इसको बोलते हैं एलाइल। और यहां पर बच्चों ट्रिपल बॉन्ड से अगला कार्बन तीसरे पर लगा, इसको बोलते हैं प्रोपेजाइलिक। ध्यान रखना, प्रोपेजाइलिक हैलाइड बोलते हैं बच्चों, प्रोपेजाइलिक हैलाइड या क्लोराइड का नाम देते हैं इसको। तो बच्चों बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ध्यान रखना बच्चों, इनको हम जो कैटेगराइज किया है मैंने, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। एनसीईआरटी में बहुत भर भर के इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं और एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपके सामने यहां पर दिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लें बच्चों हम लोग। तो इसमें हमें क्या बोला हुआ है कि एल्कीन डीकलराइज बोल रहा है बच्चों, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। तो बच्चों ब्रोमीन वाटर जो होता है उसको ये डीकलराइज करता है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 ड्यू टू फॉर्मेशन। अगर कोई भी एल्कीन हो, तो जैसे मान लिया बच्चों यहां पर हमने लिखा है CH3 या CH2 डबल बॉन्ड CH2 को मैंने Br2 से रिएक्शन करा दिया है, वो भी एक्वस, इसको बोलते हैं ब्रोमीन इन एक्वस सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराना है। तो भाई सीधी बात है, डबल बॉन्ड पर मुझे Br2 जोड़ना है। ये कलर्ड होता है साहब, ये कलर्ड होता है। अब जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करेगा तो आप जानते हैं बच्चों, Br सिंगल बॉन्ड Br, बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, तो एक Br इस कार्बन पर, एक Br इस कार्बन पर, तो सीधा सीधा यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर Br आ जाएगा, यहां पर भी Br आ जाएगा बच्चों। डाई, ये इसी को बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड या विसिनल डाई ब्रोमाइड बोलते हैं बच्चों। ध्यान रखना, विसिनल और जेमिनल दो टाइप के डाई हैलाइड होते हैं। अगर कार्बन की किसी भी चेन में एक ही कार्बन से दो लगे हो हैलोजन, दिस टाइप ऑफ डाई हैलाइड इज नोन एज जेमिनल डाई हैलाइड। लेकिन कार्बन की कोई भी बड़ी से बड़ी चेन हो, दो एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजन ग्रुप लगा हो, तो बच्चों इसको विसिनल डाई हैलाइड, इसको जेमिनल डाई हैलाइड बोलते हैं, बोला जाता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या बच जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों ये CBSE 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। ध्यान रखना, इस हेलो एल्केन्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर बच्चों क्या बोल रहा है, ये इसमें मेजर प्रोडक्ट बताना है, 3-फिनाइल प्रोपीन। ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस कर रहे हैं तो बच्चों आपको सबसे पहले आपको वहां पर ध्यान देना उसके स्ट्रक्चर पर। जिसको स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत आती होगी बच्चों, वहां पर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अपने लिए। इसीलिए आप IUPAC को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और मैंने YouTube चैनल पर IUPAC के सारे लेक्चर मैंने डाले हुए हैं और इसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे मैंने डाले हुए हैं बच्चों। तो ध्यान रखना, आपको IUPAC कंप्लीट करना है। और क्योंकि IUPAC से, क्योंकि जब हम बोर्ड का एग्जाम देते हैं बच्चों, तो बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन IUPAC का आता है ऑर्गेनिक से और एक क्वेश्चन आता है इनऑर्गेनिक से, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। अब एक क्वेश्चन के चक्कर में आप समझते हैं कि एक क्वेश्चन आता है तो इसको हमें इतना ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब IUPAC पढ़ते हैं तो उस एक क्वेश्चन से मतलब नहीं है, मतलब है उस IUPAC से स्ट्रक्चर बनाने से। और आप स्ट्रक्चर बनाना सीख गए तो आप सारी रिएक्शंस को कवर कर सकते हैं बच्चों। जैसे यहां पर 3-फिनाइल प्रोपीन बोल रहा है, विद HBr के साथ रिएक्शन करा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन परऑक्साइड। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जब आपकी एडिशन रिएक्शन होती है, तो बच्चों एडिशन रिएक्शन डबल बॉन्ड जहां पर होता है वहां पर होता है। और एडिशन रिएक्शन में रूल लगता है, एक तो मार्कोनिकॉफ रूल लगता है रे, और एक लगता है बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जो परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। और आप भली भांति परिचित होंगे कि मार्कोनिकॉफ क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है बच्चों। मार्कोनिकॉफ में रिएजेंट का जो H+ होगा
वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जिस कार्बन पर H का नंबर ज्यादा नंबर पे लगा हो, और नेगेटिव वाला पार्ट जो Br नेगेटिव होगा वहां पर जाएगा जहां पर H का नंबर कम होता है। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ में इसका उल्टा हो जाता है बच्चों। इस रिएजेंट का जो H प्लस होगा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां पर H का नंबर कम होता है, जैसे यहां पर समझ जाओगे आप। पर ऑक्साइड लिखा तो बच्चों यहाँ पर एडिशन, अरे डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड के सामने HBr तो समझ जाओ एडिशन है, और एडिशन में रूल लगेगा मार्कोनी एंटी मार्कोनिकॉफ। लेकिन परऑक्साइड की प्रेजेंस अगर बोल रहा है क्लियरली तो बच्चों वहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना पड़ेगा, आप लोगों को जरूरी है, मस्ट है, लगाना पड़ेगा बच्चों। जैसे 3 फिनाइल प्रोपीन, बच्चों IUPAC के सबसे लास्ट में जाओ, प्रोप कह रहा है, और प्रोप में हम जानते हैं 3 कार्बन होते हैं। 3 फिनाइल मतलब एक पर, इस पर क्या लगा होगा, बेंजीन लगा होगा, और इधर लगा होगा बच्चों डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 फिनाइल प्रोपीन। H पूरा करना चाहो तो कर दीजिए, लेकिन जरूरत नहीं है, बस आपको तो इसका स्ट्रक्चर बनाना। तो अब क्या करें बच्चों, हम यहां पर HBr का एडिशन कर रहे हैं पर प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। यहां पर हमने H2 लगा दिया, लगाना चाहो तो यहां पर H लग गया, और यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, ये रहा। अब क्या करें, अब हमें क्या करना बच्चों, इस HBr को जोड़ना है। H प्लस और Br माइनस होता है, डबल बॉन्ड पर जोड़ना है, लेकिन परऑक्साइड ने बता दिया कि यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। और बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में H वहां जाता है जहां पर H का नंबर कम होता है रे, और Br वहां जाता है जहां पर H का नंबर ज्यादा। डबल बॉन्ड के ध्यान रखना, डबल बॉन्ड के, ये भी बात आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि HBr में H वहां जोड़ेगा जहां पर H का नंबर कम होगा, लेकिन परऑक्साइड नहीं लिखा मिलता तो H को वहां जोड़ते जहां पर H का नंबर ज्यादा होता है। ध्यान रखना मेरी बात को। तो बच्चों इस तरीके से मैंने यहां पर इस पर जोड़ दिया, डबल बॉन्ड ऑटोमेटिकली टूट गया। तो मैं इसको अगर यहां पर लिखना चाहूं प्रोडक्ट को, तो बच्चों यहां पर क्या होगा, CH2 ऐसे कैसे रहेगा, सिंगल बॉन्ड CH पर चला गया H तो CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह गया CH2, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, Br आ जाएगा, CH2 और Br आ जाएगा, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट, इसका स्ट्रक्चर से मतलब नहीं, मुझे इसका IUPAC आना चाहिए भाई, इसका मुझे IUPAC आना चाहिए बच्चों। इस बात पे आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसकी काउंटिंग करी जाए, और काउंटिंग करेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि हम लोग किस तरीके से, यहां पर 1, इधर हमारा क्या होगा बच्चों 2, इधर हमारा 3 हो जाएगा। 1 पर ब्रोमो, 3 पर फिनाइल, B पहले आएगा, फिनाइल बाद में आएगा। तो बच्चों क्या होगा, 1 3 फिनाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों हम लोग इस तरह से इसका क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करें मेरे प्यारे बच्चों, तो बच्चों आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आइसोब्यूटाइल क्या होता है कि कोई भी कार्बन की चेन सेकंड नंबर कार्बन से हमारा लगा होता है आपका कार्बन, और इसके कार्बन से क्या लगा होगा यहाँ पर Br, क्योंकि ब्रोमाइड बोल रहा है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बोल रहा है। तो आइसो वर्ड तब आता है जब कार्बन के सेकंड नंबर पर 1 2 3 सेकंड नंबर पर एक कार्बन की एक कार्बन और एक्स्ट्रा लगा हो, तो बच्चों उसको आइसो वर्ड बोला जाता है। तो अब हम यहां पर इसका IUPAC ड्रॉ कर सकते हैं, और IUPAC ड्रॉ करेंगे तो इसका IUPAC आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। बच्चों हमने यहां पर मिथाइल लिखा हुआ है, तो मिथाइल लिखा कि यहां पर 1 पर ब्रोमो 2 पर मिथाइल है बच्चों। तो यहां पर 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हमारा ऑप्शन केवल एक ही मैच कर पा रहा है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें हम लोग, ये भी हमारा CBSE सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, और हमारे क्वेश्चन ये इस टाइप का एग्जाम में हमारा क्वेश्चन मिलेगा बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या करें बच्चों, यहां पर कह रहा है कि नॉट करेक्ट। ध्यान रखना, जब भी MCQ क्वेश्चन करें तो आप लोग उसके क्वेश्चन को जरूर पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं नॉट छिपा जरूर मिलेगा, और उस नॉट से ही आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहां पर बोला नॉट करेक्ट। अच्छा जी, नॉट करेक्ट हुआ तो यहां देखते हैं, हेलो अरेंज मतलब बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा बच्चों, बेंजीन के ऊपर लगा होगा कोई भी हेलोजन ग्रुप, ठीक है जी, हेलोजन ग्रुप लगा होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हेलोजन एटम, जो इलेक्ट्रॉन हेलोजन पे के ऊपर लगे हुए हैं, आर कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ रिंग, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो लोन पेयर पड़े हुए हैं ना बच्चों, ये इस बेंजीन के लोन जो पाई बॉन्ड है उनके साथ रेजोनेंस में होते हैं, कॉन्जुगेशन में होते हैं। पहली बात बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
दूसरा बच्चों, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट एंड नॉन पोलर। अरे यहाँ पर जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ते थे हम लोग RMgX, तो बच्चों आप ध्यान रखना, कार्बन और Mg के बीच का बॉन्ड जो होता है ना रे, वो कोवेलेंट नहीं होता, वो कोवेलेंट नहीं होता बच्चों, कोवेलेंट, क्योंकि R और Mg के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मैक्सिमम होता है, और इतना ज्यादा होता है कि इसका मतलब ये वाला नॉन पोलर बॉन्ड होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहा है, तो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर नहीं होने वाला। पहली बात तो हमें यहाँ पे मिल गई बच्चों। R और Mg के ग्रिग्नार्ड में कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड जो होता है वो कोवेलेंट नहीं होता है। अब नेक्स्ट बात करें SN1 रिएक्शन बच्चों, अरे याद करो, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद करिए बच्चों। वहां पर हमारा SN1 SN2 रिएक्शन होता था, तो कार्बोकटायन फॉर्म इन द स्लो स्टेप sp2। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जब भी SN1 रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है बच्चों। पहले स्टेप में कार्बोकटायन बनता है और दूसरे स्टेप में क्या बनता है बच्चों, वहां पर वो न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकटायन पे आके जुड़ जाता है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये भी करेक्ट ऑप्शन बचा। दूसरा बच्चों, ये विनाइल है, ये बेंजाइल क्लोराइड, और विनाइल और बेंजाइल में से बेंजाइल क्लोराइड मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN1। बिल्कुल, बेंजाइल क्लोराइड मेरे प्यारे बच्चों स्टेबल कार्बोकटायन बनाता है रे, स्टेबल कार्बोकटायन, अरे बेंजीन का कार्बोकटायन है भाई। तो विनाइल सबसे अनस्टेबल, ध्यान रखना। अरे जब ये बॉन्ड टूटेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो विनाइल में बॉन्ड टूटने पर प्लस चार्ज यहां पर आएगा, डबल बॉन्ड के ऊपर प्लस आ रहा है, लेकिन यहां बेंजीन में क्या होने वाला है, बेंजीन में ये CH2 के ऊपर प्लस आ गया, तो बच्चों ये कॉन्जुगेशन में होता है, तो ध्यान रखना ये हमेशा मोर स्टेबल होता है। डबल बॉन्ड के ऊपर प्लस चार्ज या नेगेटिव चार्ज आए तो आंख बंद करके बोलिए वो तो लीस्ट स्टेबल होता है बच्चों। विनाइल हैलाइड हमेशा लीस्ट स्टेबल ही होते हैं, तो ये स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है बच्चों। ये भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा, नॉट पूछा है तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा बी ऑप्शन ही इन तीनों में से रॉन्ग है, और रॉन्ग ही पूछा है, इसलिए हम लोग बी ऑप्शन ही लगाएंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन की अगर चर्चा करें, दिस इज ऑल्सो द CBSE 2023। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, बहुत जाना बहुत जरूरी है। कह रहा कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, मेरे प्यारे बच्चों हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, आप यहां देखिए इसमें डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरो, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की चर्चा हो रही है। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का मतलब क्या होगा कि हमारे पास में कोई बेंजीन होगा प्यारे बच्चों, एक Cl होगा और एक Cl ऑर्थो पर लगा होगा, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। दूसरा बच्चों क्या होगा, हमारे पास में बेंजीन होगा, एक क्लोरीन लगा होगा और एक लगा होगा बच्चों मेटा पर क्लोरीन। और तीसरा हमारा क्या होगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, मतलब एक क्लोरीन होगा और एक क्लोरीन लगा होगा पैरा पर। तो इन तीनों में से देखना कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, समझिए ध्यान से। इन तीनों में से देखना यह है कि तीनों में से सिमेट्रिकल कंपाउंड कौन सा है बच्चों। सिमेट्रिकल, मोर सिमेट्रिकल कौन सा होने वाला, पैरा होने वाला, बिल्कुल सिमेट्री सेम दिख रही है। ऐसा करिएगा आप लोग, इसको बीच में से कट करते हैं, चलो इसमें ऐसे अगर चेक कर ले बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे बीच में से कट करूं तो इसमें सिमेट्री नहीं दिख रही, मान लिया चेक कर लिया। इधर से मैंने यहां पर कट किया तो बच्चों यहां पर बिल्कुल सेम नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको बीच में से कट करके देखता हूं ऐसे इमेजिनरी, तो दोनों ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट बिल्कुल सेम दिख रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, मोर सिमेट्रिकल होगा, और मोर सिमेट्रिकल होगा रे प्यारे बच्चों, तो बच्चों इसमें सिमेट्रिकल होगा तो इसके अंदर क्या होगा, ये क्लोज पैकिंग होगा, क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्लोजली पैक्ड होगा। ध्यान रखना, क्लोजली पैक्ड होता है बच्चों, क्लोजली पैक्ड होता है इन क्रिस्टल लैटिस। किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये क्लोजली पैक्ड होता है, और क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्लोजली पैक्ड कंपाउंड के अंदर या उसको निकालने के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। यही चर्चा करनी है और यही आपको जानना है और यही आंसर देना है बच्चों। बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट करके मिलेगा ये वाला। मैं तो केवल CBSE 2023 का पेपर ये क्वेश्चन लेकर आया हूं, ये तो कई बार क्वेश्चन में रिपीट किया हुआ बच्चों। तो इसका मतलब पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो होता है वो ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रहता है, क्योंकि क्लोजली पैक्ड होता है क्रिस्टल लैटिस के अंदर, क्योंकि उसकी सिमेट्री मोर होती है। ज्यादा सिमेट्री जो होता है ना वो क्रिस्टल लैटिस में बिल्कुल फिट हो जाता है, और उस फिट स्ट्रक्चर को निकालना बहुत मुश्किल होता है,
ज्यादा टेम्परेचर देना होता है, इसी वजह से इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है मेरे प्यारे बच्चों। इस बात से बिल्कुल आपको समझ हो चुकी है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें हम लोग। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, तो यहां पर भी देख पाएंगे सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर बात करेंगे इसमें भी, तो कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू एल्कीन एल्कोहलिक केवच। अरे एल्कोहलिक केवच लिखो, समझना बच्चों ध्यान से। एल्कोहलिक केवच लिखा हो कहीं पर, एल्कोहलिक केवच लिखा हो, या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा हो, या बच्चों हीट लिखा हो, समझ लेना वहां पर हाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन होगा या डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा। वो डिपेंड करेगा कि अल्कोहल दे रखा है तो डिहाइड्रेशन होगा, अल्कोहल के अंदर होता है डिहाइड्रेशन, और एल्काइल हैलाइड के अंदर होता है बच्चों डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। एल्कीन बनता है मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है रे, मतलब कहने का होता है बच्चों ये एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। बहुत बार पढ़ा होगा, हजारों बार पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्यूटर, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कराया था एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्यारे बच्चों। तो एल्काइल हैलाइड में, एल्काइल हैलाइड एल्कीन में कन्वर्ट होता है एल्कोहलिक केवच में, तो बच्चों उसमें डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है। तो सी ऑप्शन ही दिखता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन केवल हैलाइड में होता है। और हैलाइड की तो बात, अगर यहां पर एल्कोहल लिखा होता है ना तो बच्चों फिर वहां पर रिएक्शन होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है ऑप्शन, अगर यहां पर एल्कोहल होता है एल्काइल हैलाइड के जगह पर। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ऑटो ऑक्सीडेशन क्लोरोफॉर्म इन एयर। बच्चों जब भी क्लोरोफॉर्म को ध्यान रखना, जब क्लोरीनेशन करते हैं हम लोग तो हम हाइड्रोकार्बन को जैसे मान लिया हमारे पास मीथेन है, इसको एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बच्चों क्या होता है इसमें स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती है, CH3Cl बनता है, फिर दोबारा से क्लोरीनेशन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर यहां पर CH2Cl2 बन जाता है, फिर दोबारा से सनलाइट, क्योंकि सनलाइट तो कंटिन्यूअसली गिरती रहेगी ना, और क्लोरीन भी एक्सेस में होता है, फाइनली क्या बन जाता है CHCl3 बनता है। दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। और हम क्लोरोफॉर्म को कलर्ड बॉटल में और डार्क में रखते हैं ताकि उसको सनलाइट दोबारा से ना मिल पाए। अगर बाई चांस इसको सनलाइट मिल गया तो बच्चों ये CCl4 में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम बिल्कुल भली बाती से परिचित है, बहुत अच्छे तरीके से हमें आता है अगर सनलाइट मिल जाए। लेकिन अगर इस क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन मिल जाता बच्चों, CHCl3 को कहीं से ऑक्सीजन मिल जाता है, एयर की कांटेक्ट में आ जाता है, तो बच्चों उसके अंदर क्या होता है, ऑटो ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन इस तरीके से होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है COCl2 गैस में प्लस HCl गैस में। दिस इज द टॉक्सिक गैस। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फॉस्जीन गैस के नाम से जानते हैं। यही हमारी फॉस्जीन गैस होती है जो बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। तो बच्चों क्लोरोफॉर्म का ऑटो ऑक्सीडेशन से फॉस्जीन गैस का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, उसका सिंथेसिस होता है जो पॉइजनस होती है, जो पॉइजनस। इसीलिए इस क्लोरोफॉर्म का आजकल यूज एनेस्थेटिक के रूप में नहीं करते हैं, डाई इथाइल ईथर गैस का यूज करते हैं सर्जरी के टाइम पर उसको एनेस्थीसिया देने के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्लोरोफॉर्म का, क्योंकि क्लोरोफॉर्म को अगर कहीं ऑक्सीजन मिल जाए तो बच्चों वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होगा तो पेशेंट की डेथ भी कॉज हो सकती है बच्चों। तो इसी वजह से उसका यूज नहीं करते हैं आजकल इन केस ऑफ सर्जरी, इन केस ऑफ एनेस्थीसिया में। नेक्स्ट की बात करें बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करें, तो यहां पर बात बड़ा इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है। आपने SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा बच्चों। SN1 SN2 जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो दो टाइप की होती थी। एक तो SN1 रिएक्शन होता था बच्चों, और एक हमारा होता था SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, ध्यान रखना, फ्रंट साइड से अटैक होता है, आपको याद होगा फ्रंट साइड से अटैक होता है। तो बच्चों ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, ये भी आप भली बात ही जानते हैं। 2 स्टेप में का मतलब पहले स्टेप में RH होगा, पहले स्टेप में ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, X बाहर निकल जाएगा, और सेकेंड स्टेप में जो कार्बोकैटायन था बच्चों वो उस न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा और हमारा बन जाएगा R
न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। जिस साइड से ग्रुप निकला है उसी साइड में न्यूक्लियोफाइल आ गया, दैट इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। बच्चों क्या बोलते हैं इसको? रेसिमाइजेशन बोलते हैं। हालांकि कार्बोटाइन जब बनता है मेरे प्यारे बच्चों तो कार्बन पर H लगा होगा, H लगा होगा, H लगा होगा, प्लस चार्ज आते ही इसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल खाली हो गया, जिसमें न्यूक्लियोफाइल अबो से भी अटैक कर सकता है, बिलो से भी अटैक कर सकता है, इसलिए वहां पर बच्चों रेसिमाइजेशन बनता है। डी फॉर्म भी बनती है 50%, एल फॉर्म भी बनती है। तो रेसिमाइजेशन किसके अंदर बनता है बच्चों? SN1 रिएक्शन के अंदर बनता है। लेकिन SN2 रिएक्शन की चर्चा कर लें अगर बच्चों, तो SN2 रिएक्शन हमेशा बैक साइड से अटैक करता है, और बैक साइड से अटैक करता है तो बच्चों ये केवल एक सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट होने वाली रिएक्शन होती है, जिसमें RX होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों बैक साइड से अटैक करता है, तो यहां बन जाता है न्यूक्लियोफाइल, R बनता है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इन्वर्जन बोलते हैं। यही हमारा इन्वर्जन होता है। SN2 में इन्वर्जन होता है, SN1 में रेसिमाइजेशन होता है। इस बात आपसे बिल्कुल भली भांति परिचित होंगे इस बात से बच्चों। तो हमने इन्वर्जन पूछा है, तो इन्वर्जन केवल SN2 रिएक्शन में होता है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन प्यारे बच्चों। CBSE 2023 का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन बच्चों। तो समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ में बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में चल रहा है बच्चों, तो इनको कंप्लीट करना बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें बच्चों, अगले क्वेश्चन की अगर चर्चा करें तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ये भी हमारा CBSE 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन दूसरे सेट में पूछा हुआ है, क्योंकि बच्चों मैं यहां पर सभी सेट के क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो दूसरे सेट में क्वेश्चन ये मिला हुआ है। इसमें रेसिमाइजेशन पूछा हुआ है। अब रेसिमाइजेशन तो SN1 में होता है, तो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है बच्चों, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें बच्चों, अगला क्वेश्चन देखें तो बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, ये बात आप समझ लेना है। रिएक्शन इज फीजिएबल, कौन सा रिएक्शन हो सकता है बच्चों? एल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में, तो ये रिएक्शन पता कौन सी है? दिस इज द विलियम सम सिंथेसिस। आपने याद करो, विलियम सम सिंथेसिस बच्चों, विलियम सम सिंथेसिस होता है। और विलियम सम सिंथेसिस आप लोग ईथर का फॉर्मेशन करते हैं, आपने एल्कोहल ईथर फिनॉल पढ़ा होगा, उसके अंदर विलियम सम सिंथेसिस। और विलियम सम सिंथेसिस की बहुत प्यारी सी लिमिटेशन है कि एल्काइल हैलाइड जो होता है रे, वो शुड बी 1 डिग्री प्राइमरी होना चाहिए। मेरी बात को समझ लेना, इसकी लिमिटेशन है बच्चों। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा तो विलियम सम सिंथेसिस परमिसेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी बच्चों। मैं यहां पर एल्काइल हैलाइड है 1 डिग्री का देखो, और यहां पर सोडियम एल्कोक्साइड ROCCH3 का होल साइज, ये कितनी भी डिग्री का हो नो मैटर, बस एल्काइल हैलाइड शुड बी 1 डिग्री, क्योंकि बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल होता है, और न्यूक्लियोफाइल हमेशा उसके बैक साइड से अटैक करता है, मतलब SN2 रिएक्शन शो करता है, तो SN2 हमेशा 1 डिग्री का होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहां बड़ा हो गया। तो बच्चों इसलिए विलियम सम सिंथेसिस में एल्काइल हैलाइड को हमेशा कभी भी टर्सरी हैलाइड नहीं लिया जाता। इस बी ऑप्शन में इसको टर्सरी हैलाइड लिया है, जो सरासर गलत होगा, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहां पर अटैक कर ही नहीं पाएगा बच्चों। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। विलियम सम सिंथेसिस में प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी हैलाइड होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, CBSE 2023 का क्वेश्चन है, एल्कोहलिक KOH बोल दिया, तो एल्कोहलिक KOH देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए एलिमिनेशन, और वो भी अगर क्लोरोप्रोपेन है तो इसका मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा रे प्यारे बच्चों। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, उसके अंदर मैं एलिमिनेशन करूंगा, तो इसका स्ट्रक्चर भी, इसका एल्कीन भी जो बनेगा उसका स्ट्रक्चर बना सकता हूं। तो 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन लास्ट में, तो आप जानते हैं बच्चों 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन बना देते हैं। 1 फिनाइल, चलिए 1 फिनाइल लगा दिया बच्चों, ये 1 फिनाइल आ गया। इसके पास में 2 क्लोरो प्रोपेन है, इसके H पूरे करते हैं, ये H पूरे करते हैं, इधर भी H हमारा 1 होगा। अब यहां पर एल्कोहलिक KOH होगा,
और एल्कोहलिक KOH में बच्चों क्या होगा, हमारा रिएक्शन होगा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। मतलब कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और बीटा एलिमिनेशन की आपको जानकारी होगी, बहुत तरीके से आपको पढ़ाया होगा। जिस कार्बन से हेलोजन निकालेंगे उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के बगल में कार्बन होते हैं बीटा, उनसे आपको निकालने होते हैं बच्चों हाइड्रोजन निकालने होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन उस बीटा कार्बन से H निकालना है जो मोर क्राउडेड हो। अरे इस वाले CH पर एक फिनाइल लगा हुआ है, दिस इज द मोर क्राउडेड। ये मोर बीटा एलिमिनेशन की पहचान है भाई, कि बीटा हाइड्रोजन जो होगा ना बच्चों वो मोर क्राउडेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, वो मोर क्राउडेड, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में ऑक्यूपाई होना चाहिए, मोर क्राउडेड होना चाहिए बच्चों। तो इसका मतलब इस वाले H को निकालोगे, इस Cl को निकालोगे तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो C नीचे बेंजीन लगा दीजिए, डबल बॉन्ड लगा दीजिए, CH2 लगा दो, CH3 लगा दो। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों यहां पर हमारा इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हो जाता है, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा। तो हम लोग यहां पर इसका यूपीएससी बोल सकते हैं। तो बच्चों 1 2 3, तो 1 फिनाइल प्रोपीन, तो 1 फिनाइल प्रोपीन हमें केवल एक ही ऑप्शन में देख पा रहे हैं, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करें बच्चों, एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इस चैप्टर के कुछ इन क्वेश्चन की भी डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि हमें बच्चों यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ आयोडोइथेन इजियर देन क्लोरोइथेन। बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड है, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है। अरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आयोडीन निकलेगा, लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन निकलेगा। अब दोनों में से इजीली कौन निकलेगा, जो बड़े साइज का हो। तो आयोडीन इजीली निकल जाता है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा इजीली होगी क्योंकि अच्छे से निकल जाता है। तो बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आयोडोइथेन इजियर, ठीक है, करेक्ट है ये। क्यों, बॉन्ड एंथैल्पी रीजन का मतलब था बिकॉज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Ci इज लेस देन, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका मतलब यहां पर 4 ऑप्शन मिलते हैं बच्चों एसर्शन रीजन में। ए ऑप्शन में क्या बोलता है कि एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड बोथ आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अदर। और बी ऑप्शन में क्या होगा बच्चों, ए और बी दोनों करेक्ट होगा, ए और आर, लेकिन आर जो होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। सी ऑप्शन में क्या होता है कि ए इज करेक्ट एंड बी आर इज रॉन्ग, और डी ऑप्शन में ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट। ये 4 ऑप्शन मिलेंगे, यहां पर मैंने दिए नहीं, समझ लेना ये फिक्स्ड ऑप्शन होते हैं। तो अगली बात करें बच्चों, अगला एसर्शन रीजन क्वेश्चन में एंटर करें तो यहां पर आप समझ पाए क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, क्लोरोबेंजीन जो होता है प्यारे बच्चों, यहां पर क्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है क्योंकि ये वाले बॉन्ड को तोड़ना होगा, और रेजोनेंस की वजह से बच्चों इसके अंदर क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तोड़ना होता है न्यूक्लियोफिलिक में, लेकिन ये वाला बॉन्ड नहीं टूट पाता है रूम टेम्परेचर पर। क्यों, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से। मतलब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, टूटेगा तो हाई टेम्परेचर पर टूटेगा, रूम टेम्परेचर पर नहीं टूटने वाला। तो ये बात तो ऊपर आके सही होगी हमारी। Cl बॉन्ड गेट वीकर ड्यू टू रेजोनेंस, बिल्कुल सरासर गलत हो गया बच्चों, सरासर गलत हो गया। जिसमें रीजन सही हो, जिसमें रीजन सही हो और एसर्शन सही हो, रीजन क्या हो गलत हो, तो इसका मतलब उसमें ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, यहां पर बोल रहा है कि एल्काइल हैलाइड जो होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, वाटर में इनसॉल्युबल नहीं होता क्योंकि इसमें नो H बॉन्डिंग, इसके पास में कोई H बॉन्डिंग नहीं होने वाली, ठीक नहीं होती है। एल्काइल हैलाइड हैव हाइड्रोजन अटैच टू sp3 कार्बन, मतलब ये भी ठीक है लेकिन दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इंसॉल्युबल तो इंसॉल्युबल होने का रीजन है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। तो दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों।
समझना है, सब कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, एसेशन रीजन टाइप के क्वेश्चन। अब इस बात की चर्चा कर ले बच्चों हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। ये हमारा ईथर दे रखा है, हमारा ईथर का क्वेश्चन आ गया बच्चों। जब ये HI के साथ में ट्रीट कर रहा है, ध्यान रखना, कार्बन कार्बन CH3 होगा, फिर यहां पर CH3 होगा बच्चों, इसके साथ में ऑक्सीजन और CH3 होगा, इसको हमने HI के साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो मेरी बात को ध्यान रखना बच्चों, जब ईथर किसी के साथ में रिएक्शन करेगा तो सबसे पहला केस ये होगा, केस फर्स्ट में आपको चेक करना है कि ऑक्सीजन के आइदर साइड में अगर स्टेबल कार्बोकटायन मिलता है, आपको कार्बोकटायन मिलता है, तो बच्चों सबसे पहले वो वाला बॉन्ड तोड़ लेना है। मेरी बात को ध्यान रखना, ईथर में जब भी रिएक्शन करा रहे हैं, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है बच्चों। ईथर में ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन देखने हैं। स्टेबल कार्बोटाइन वो होता है, या तो टर्सरी कार्बोटाइन होता है, या क्या होता है बच्चों, बेंजाइल कार्बोटाइन होता है। दीज आर द मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन। तो बच्चों ये टर्सरी कार्बोटाइन है, टर्सरी ये वाला 3 डिग्री कार्बोटाइन। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऊपर माइनस और C पर प्लस आएगा, दिस इज द कार्बोकटायन। ये टर्सरी होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो रिएक्शन बड़े आराम से बहुत ही आसानी से कर दोगे। ये माइनस और ये प्लस होगा, HI का बॉन्ड टूटेगा, प्लस और माइनस, इस H को O के पास ले जाओ, I को C के पास ले जाओ, तो बच्चों हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा C। ऊपर भी हमारा CH3, नीचे हमारा CH3I आ गया, प्लस करके CH3OH बन जाएगा। तो बच्चों ये तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। क्यों बना? क्योंकि इसमें SN1 रिएक्शन हुआ। अरे SN1 रिएक्शन कब होता है? जब स्टेबल, दिस इज द SN1 रिएक्शन। क्योंकि SN1 रिएक्शन कब होती है? स्टेबल कार्बोकटायन जहां बनता है ना रे प्यारे बच्चों, वहीं पर SN1 रिएक्शन होती है, वहीं पर SN1 रिएक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस बात से भी आप भली भांति परिचित हो चुके हैं कि SN1 रिएक्शन। लेकिन अगर मन में आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर अगर दोनों साइड में स्टेबल ना हो, अगर बाई चांस यहां पर CH3 CH इधर CH3 बोल दे और यहां पर OCH3 बोल देता है, और इसको हमने क्या कर दिया यहां पर प्लस करके HI के साथ रिएक्शन करा दें। अब इसमें इसके साथ में इधर भी स्टेबल नहीं है, इधर भी स्टेबल नहीं है, तो बच्चों वहां पर SN2 रिएक्शन होती है, और SN2 रिएक्शन वहां होती है जहां पर लोअर एल्काइल ग्रुप लगा होता है। इसका मतलब इधर 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन, 2 कार्बन वाला बॉन्ड तोड़ना है, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, और प्लस HI माइनस। तो बच्चों इस I माइनस को इसके पास, H प्लस को इसके पास में रिएक्शन बन जाएगी। ईथर की रिएक्शन करने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे इजी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, सबसे ये माने कि एक ट्रिक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। ईथर की रिएक्शन अगर जाननी है ना, तो बच्चों आपको ये पहला केस और ये सेकंड केस, 2 ही केस ध्यान रखना बस। इन 2 केसेस में आप ईथर की सभी रिएक्शंस को बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना रटे हुए आराम से कर सकते हो। मैंने क्या बोला? ईथर के ऑक्सीजन के आइदर साइड में अगर स्टेबल कार्बोटाइन बन रहा है तो बच्चों SN1 रिएक्शन होती है, और SN1 रिएक्शन होती है तो बच्चों स्टेबल वाला बॉन्ड टूटता है, और इस HI के प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को प्लस पे जोड़ के बन जाएगा प्रोडक्ट। लेकिन ऑक्सीजन के दोनों साइड में अगर स्टेबल नहीं बन रहा है, इधर 2 डिग्री कार्बोटाइन है, इधर 1 डिग्री का, दोनों अनस्टेबल है, तो बच्चों छोटा एल्काइल ग्रुप का बॉन्ड तोड़कर प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से रिएक्शन करा के आप कर दीजिए। तो यहां पर तो एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, तो इससे बन रहा प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है। क्यों बन रहा है? बिकॉज रिएक्शन अकर बाई SN1 रिएक्शन, बिल्कुल सही है, दोनों का ऑप्शन सही, और दोनों एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ए इज द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन की चर्चा हम कर चुके हैं प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड होके मिलते हैं बच्चों। अब इस पर आप निर्भर मत रहना कि इसके एल्काइल हैलाइड के ही क्वेश्चन मिलते, नहीं। एल्काइल हैलाइड एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें लगभग पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मिलते हैं और मिल सकते हैं, आपको ध्यान रखना। इसमें देखो बेंजोइक एसिड की चर्चा होने लगी, बेंजोइक एसिड की। बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगोज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं दिखाता, ध्यान रखना। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन याद करो, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, कोई भी क्या बेंजोइक एसिड लिख लेते हैं, COOH
को रिएक्शन करा रहे हैं हम आर एक्स के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो बच्चों ये वाली रिएक्शन नहीं दिखाता, कारण पूछा है इसमें, कारण पूछा है। कारण का मतलब बस एक ही है मेरे प्यारे बच्चों, यहां समझ जाओ आप। अरे इस बेंजीन पर लगा हुआ जो OCOOH होता है ना, दिस इज द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ध्यान रखना क्या होता है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है तो इसका मतलब ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है रे, रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। और रिंग को डीएक्टिवेट करेगा तो बच्चों जब बेंजीन की रिंग ही डीएक्टिवेट हो जाएगी तो उस पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी नहीं होने वाली है। मेरी बात को यहां समझ गए होंगे आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये बात समझ लीजिए। बेंजोइक एसिड डज नॉट, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है बच्चों। इसका रीजन पढ़े, कार्बोक्सिलिक एसिड इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, बिल्कुल सरासर गलत, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है प्यारे बारे। बेंजीन किसी भी ग्रुप के पास में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए तो वो एक्टिवेटिंग नहीं, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। जो रिंग होती है बेंजीन रिंग, उसको बर्बाद कर देता है, उसको डीएक्टिवेट करता है। और डीएक्टिवेट होने के बाद में जो भी ऑर्थो पर और मेटा पैरा पर रिएक्शन होनी चाहिए थी वहां पर वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी तो बच्चों रिएक्शन भी यहां पर नहीं हो पाएगा। इस तरीके से हम लोग यहां पर ए करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है। जब ए करेक्ट हो आर इनकरेक्ट हो तो बच्चों सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहां पर हम इसके क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर चुके। लास्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा एक बार कर ले बच्चों हम लोग तो इससे भी आप लोग समझ जाइए। बेहतरीन क्वेश्चन की चर्चा हुई है, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए बच्चों। सीबीएसई सैंपल पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एराइल हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद ईज। अरे भाई एरोमेटिक हैलाइड के साथ में, बेंजीन के साथ में जो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो बच्चों आसानी से तो होने वाली है नहीं, मेरी बात ध्यान रखना। अरे क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि इस कार्बन और इस एक्स के बीच में क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। सारा सत्यानाश करके रखता है ये, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है रे। और पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब ये बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर लेता है, और बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा तो भैया इसका बॉन्ड तोड़ने के लिए कुछ ड्रास्टिक कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये एसएन रिएक्शन जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये नॉर्मल स्टेट में तो रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। तो एराइल हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद ईज, एकदम सरासर गलत। कार्बन हेलोजन एटम, कार्बन हेलोजन, जो कार्बन और हेलोजन का एटम, ये कार्बन बेंजीन का और हेलोजन का, एराइल हैलाइड हैज पार्शियल, ये करेक्ट है बिल्कुल। जब ए ही इनकरेक्ट हो जाए तो ऑप्शन डी लगा दो आंख बंद करके, ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट हमारा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलो एल्केन्स की शुरुआत कर दी, और हेलो एल्केन्स में हमने एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं उनकी चर्चा हम लोग यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कन्वर्जन। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन, डिस्टिंग्विश टेस्ट और नेम रिएक्शन। इन रिएक्शंस को जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, और इनके ऊपर प्रैक्टिस तो इससे भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस आपको करनी है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितना टाइम रह गया हमारे एग्जाम के लिए इसमें तो हमारा प्रैक्टिस केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की रह जाती है। और इतना तो मुझे उम्मीद है आपने सबने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा होगा, और जो मेरे पुराने बच्चे उन्होंने तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा था बच्चों। मैंने बहुत अच्छे तरीके से हर एक लेवल से मैंने आपको कराया है, और इन रिएक्शंस को करने में कोई दिक्कत भी नहीं आ रही होगी। तो बच्चों अगली क्लास में हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, कन्वर्जेंस हम सिखाने वाले हैं। कन्वर्जेंस की एक बेहतरीन ट्रिक आपके सामने पेश होने वाली है, आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, और उनके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस 1 बाय 1 सॉल्व करते रहेंगे। कन्वर्जन भी और डिस्टिंग्विश टेस्ट भी और नेम रिएक्शंस भी हम लोग वहां से कंप्लीट करेंगे बच्चों। जिन बच्चों को लेक्चर समझ में आ रहे हैं बच्चों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बाद में जस्ट बाद में हम लोग नीट और जेईई की क्वेश्चन सीरीज और कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ में आपके सामने रखेंगे, और उनके क्वेश्चंस फटाफट हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो बहुत हेल्पफुल आपकी सीरीज होने वाली है,
तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि उनको भी फायदा मिल सके बच्चों।